हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लोटस ट्रूलो में। फ्रेंड्स, मैं आपके साथ इनकम्प्लीट बट कंप्लीट रूल ऑफ फैन फिक्शन शेयर कर रही हूँ। आज इस फैन फिक्शन का पार्ट 8 है। अगर आपने इसके पहले का पार्ट नहीं देखा तो जाकर देखिएगा, तभी आपको आगे की कहानी समझ में आएगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम हमारे फैन फिक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि नी विंग को ढूंढने जा रहा है। अब इसके आगे तो इस पार्ट की शुरुआत नी क्लैन से होती है, जहाँ पर नी विंग को ढूंढने जा रहा था ब्रदर और भाभी की परमिशन लेके। लेकिन नी जैसे ही हॉर्स पर बैठता है वो कोलैप्स खाकर नीचे गिरने लगता है। नी मैंगजू जो वहीं पर खड़े थे, उसके ब्रदर, वो ये देखते ही तेजी से नी के तरफ भागते हुए जाते हैं और नी को अपने हाथों में उठाकर गिरने से बचाते हैं। नी को उसके रूम में ले जाकर बेड पर रखकर हीलर्स को बुलाने को कहते हैं। डिसिपल्स नी क्लैन के डिसिपल्स हीलर्स को बुलाने जा रहे थे, तभी उस रूम में उसकी भाभी एंटर करती है। नी मैंजू कहता है, शबाय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम वी के पास जाओ। लेकिन उसकी भाभी इस सवाल का जवाब ना देते हुए कहती है, क्या हुआ नीको, बताओ, वो कोलैप्स खाकर क्यों गिरा? बताओ ना, वो ठीक तो है ना? क्या हुआ, बोलो। तभी रूम में हीलर्स आते हैं और नी को जांचते हैं। पूरी बॉडी को चेक करने के बाद हीलर्स एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहते हैं, हाँ, तो ये वही प्रोसेस है, लेकिन ये प्रोसेस तो आज तक किसी ने नहीं की और ना ही हमने सुना है। हाँ, इस प्रोसेस के बारे में किताबों में ज़रूर पढ़ा है, तो क्या इसने वो प्रोसेस सच में की है? सभी हीलर्स एक दूसरे की तरफ आश्चर्य से देख रहे थे, क्योंकि ये प्रोसेस तो बहुत ही हार्ड होती है और इस प्रोसेस को करने के लिए बहुत ही पावरफुल कल्टीवेशन पावर होनी चाहिए, जिसका नाम है सोल प्रोटेक्टर कवच, या फिर इसे सोल पावर कवच भी कह सकते हैं। इन दोनों में से एक कुछ भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, सोल पावर कवच एक ऐसा कवच होता है जिससे वही कल्टीवेटर बना सकता है जो बहुत पावरफुल हो और अपने जान की या फिर अपने सोल की परवाह ना कर किसी और की सोल को या फिर किसी और की बॉडी को वो डिस्ट्रॉय होने से या फिर सोल को डिस्ट्रॉय होने से बचाना चाहता है। प्रोसेस की शुरुआत कैसे होती है? इस प्रोसेस में अपने सोल को कल्टीवेशन पावर के साथ जोड़कर एक ऐसा प्रोटेक्टर कवच बनाते हैं जिससे हम जिसे बचाना चाहते हैं उसकी बॉडी और कवच सोल दोनों ही प्रोटेक्ट रहते हैं। चारों तरफ वो सोल प्रोटेक्टर कवच उनकी रक्षा करता है या फिर पपेट बनने से रोकता है। उसे सोल प्रोटेक्टर कवच कहते हैं और नी ने यही सोल प्रोटेक्टर कवच बनाने की कोशिश की थी। हीलर्स नी मैंगजू के पास आते हैं जो वही रूम के बाहर खड़े थे। हीलर्स उन्हें बो करते हुए कहते हैं, नी क्लैन लीडर, हम जो कहना चाहते हैं पहले आप उससे अच्छे से सुनेगा, फिर बाद में सवाल कीजिएगा। नी मैंगजू कहता है, ठीक है। वो हीलर्स कहते हैं, नी क्लैन लीडर, ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन हमें लगता है कि किसी कारण से उन्होंने अपनी सभी कल्टीवेशन पावर को अपने बॉडी से बाहर निकाला था। इसी वजह से उनकी कल्टीवेशन पावर थोड़ी अनस्टेबल हो गई है। उसे स्टेबल होने के लिए रेस्ट की ज़रूरत है। ये सुनकर नी मैंगजू चिढ़कर कहता है, क्या मतलब है आपका? वो ऐसा क्यों करेगा? ऐसा कैसे हो सकता है? हीलर्स कहते हैं, ऐसा तभी हो सकता है जब कोई कल्टीवेटर्स अपनी पूरी कल्टीवेशन पावर अपने सोल को निकालकर उस सोल का और कल्टीवेशन पावर का सोल प्रोटेक्टर कवच बनाता है और वो कवच किसी और की बॉडी को या फिर सोल को डिस्ट्रॉय होने से बचाता है। लेकिन इसमें कल्टीवेटर्स की सोल डिस्ट्रॉय हो जाती है। ऐसा ही
नी के साथ हुआ है, लेकिन हमें लगता है कि ये प्रोसेस होने से पहले ही उनकी सोल और उनकी पावर उनके बॉडी में वापस ट्रांसफ़र हो गई थी। इसीलिए उनकी मोटिवेशन पावर और सोल थोड़ी अनस्टेबल है। इसे स्टेबल होने में बहुत समय लग सकता है। आप ये ध्यान रखिएगा कि वो पूरी तरह से रेस्ट करे। डॉक्टर्स आगे कहते हैं, ये कैसे हुआ ये तो अब हमें वही बता सकते हैं। बस उन्हें कुछ दिनों तक रेस्ट करने की ज़रूरत है। उसके बाद ध्यान लगाकर अपने कल्टीवेशन पावर को एकत्रित करने को कहिए, वो ठीक हो जाएंगे। ये कहकर हीलर्स नी मैंगजू को बो कर वहाँ से चले जाते हैं। नी मैंगजू हीलर्स को जाते हुए एकटक देख रहा था, क्योंकि अब तक उसने जो सुना उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। क्योंकि इस प्रोसेस के बारे में उसने भी पढ़ा तो था, अपने पेरेंट्स से सुना तो था, लेकिन किसने इसका प्रयोग किया है ऐसा उसे आज तक नहीं पता था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नी अपने प्यार के लिए इस हद तक जाएगा और आखिरकार जो बाओशान शेरन ने कहा था वो सच कर देगा। नी मैंगजू हीलर्स को जाते हुए बस देख रहा था। फिर अपने आप को होश में लाकर वो नी के पास जाता है और कहता है, मुझे जिसका डर था आखिर तुमने वही किया नी। मैं उस भविष्यवाणी को झूठा साबित करना चाहता था, पर चाहकर भी नहीं कर पाया। बाओशान शेरन की हर बात को गलत साबित करना चाहता था, ये भी नहीं कर पाया। तुमने आज मुझे बता दिया नी कि मैं हमेशा से इस भ्रम में था कि बाओशान शेरन की हर बात को मैंने झूठा साबित किया, लेकिन स्टेप बाय स्टेप वो सारी बातें तुमने सच कर दी नी और मेरा भ्रम तोड़ दिया। अब हमें यहाँ फ्लैशबैक दिखाते हैं। जब नी 7-8 साल का था तब उसकी हेल्थ इतनी बुरी तरह से खराब हो गई थी, बद से बदतर हो चुकी थी। कोई भी हीलर्स उसे ठीक नहीं कर पा रहा था और कई महीनों तक वो बेड पर रहा था बेहोश। लेकिन एक दिन नी के पेरेंट्स को पता चला कि इसका इलाज बाओशान शेरन कर सकती है, तो उन्होंने हर वो मुमकिन कोशिश की जिससे बाओशान शेरन नी क्लैन में आ सके और नी का इलाज कर सके। लेकिन कई महीनों से कोई पता लगा नहीं पा रहा कि बाओशान शेरन आखिर कहाँ है, और कुछ महीने बाद आखिर बाओशान शेरन वहाँ आ गई थी। लेकिन इन पिछले महीनों में वो कहाँ थी किसी को पता नहीं था। बाओशान शेरन एक महान कल्टीवेटर के साथ साथ एक अच्छी वैद्य भी थी। उसने नी की पूरी बॉडी चेकअप की और ये जान पाई कि उसकी सोल थोड़ी डैमेज है। लेकिन इतने छोटे बच्चे की सोल आखिर डैमेज कैसे हो सकती है, बाओशान शेरन को ये समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसने नी को सोल रिकवरी सिरप पिलाया और कुछ देर बाद उसके पास बैठी रही। बाओशान शेरन ये सोच कर परेशान हो रही थी कि इतने छोटे बच्चे पर आखिर कोई इन आयरन का हमला कैसे कर सकता है, और इन आयरन तो सिर्फ लानी के पास है, लेकिन इस पर ऐसा उसका असर क्यों दिखाई दे रहा है। ये सोचकर बाओशान शेरन ने नी का हाथ अपने हाथों में लिया और आखिर उसके साथ क्या हुआ ये जानने की कोशिश की। लेकिन चौंकाने वाली बात ये थी कि बाओशान शेरन को नी के फ्यूचर की इमेज दिखाई देने लगी। उसे उसके फ्यूचर के इमेज दिखे जहाँ वो अपने प्यार को बचाने के लिए अपनी सोल डिस्ट्रॉय करेगा और किसी मैजिकल फॉरेस्ट में विंग का नाम लेते हुए जख्मी होगा, या फिर इन दोनों हादसों में एक जगह उसकी मौत भी हो सकती है। लेकिन इसके आगे जो बाओशान शेरन ने देखा वो देखकर बाओशान शेरन खुद कांप रही थी, क्योंकि बाओशान शेरन वहाँ खुद मौजूद थी और उसने वो दर्द वो तड़प महसूस की थी। लेकिन नी आखिर वहाँ कैसे आ गया ये बाओशान शेरन को समझ नहीं आ रहा था। और नी एक छोटे से 3 साल के बच्चे को देखकर कह रहा था,
मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूँगा, अपने मरते दम तक, अपने आखिरी सांस तक। वी उठो। लेकिन देखते देखते उसके सामने वो 3 साल का बच्चा गायब हो रहा था। उसका शरीर हवा में बिखर रहा था और नी जोर जोर से बाहर रो रहा था। ये देखकर बाबूशान शरण ने झटके से नी का हाथ अपने हाथों से नीचे छोड़ दिया और उसने अपने आंखें खोल दी। लेकिन बाबूशान शरण का ऐसा सडनली रिएक्शन देखकर अब नी के पैरन बहुत काँप रहे थे और उन्हें अपनी काँपती आवाज़ में कहा, क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? वो बच तो जाएगा ना? पता नहीं आखिर वो उस जंगल में क्या कर रहा था। आज तक हम ये पता नहीं लगा पाए कि वो उस जंगल में कैसे पहुंचा और उस जंगल में हमें बेहोश मिला। तब से वो बेहोश है। आज तक उसे होश नहीं आया। बताइए ना बाबूशान शरण, हम बहुत घबरा रहे हैं। अब हमारी और परेशानी मत बढ़ाइएगा। इसके आगे नी मैंगजू कहता है, जो वहीं पर खड़ा था, मेरा भाई अभी छोटा है। बाबूशान शरण, आपने ऐसा क्या देखा जो आपने इतना शौक होते हुए उसका हाथ नीचे छोड़ दिया? बाबूशान शरण धीमे मुस्कुराहट में नी मैंगजू की तरफ देखती है और कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मत घबराओ। और हाँ, एक ऐसा बच्चा है जो पाने और खोने से ज़्यादा दूसरों को खुशी देने में यकीन रखेगा। फ्यूचर में अपने प्यार के लिए मिसाल बनेगा। पाने से ज़्यादा उसे प्रोटेक्ट करना चाहेगा। प्यार को पाने से ज़्यादा खुश देखना चाहेगा। उसकी हिम्मत बढ़ाएगा या फिर उसे हर हाल में प्रोटेक्ट करेगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान भी देनी पड़े, या फिर चाहे उसे वो प्यार मिले या ना मिले, साथ हमेशा रहेगा। अपने प्यार को बचाने के लिए अपनी सोल भी सैक्रिफाई करेगा। और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब उसे उसका ट्रू लव मिल जाएगा, जो उसे उसी तरह से प्यार करेगा जैसा वो करता है, बिना किसी डर से, बिना किसी चाह से या पाने या खोने से। पहले उसकी खुशी देखेगा। अभी इसको कुछ नहीं हुआ। ये सब कहते हुए बाबूशान शरण उन सभी की तरफ देख रही थी। नी मैंगजू, उसके पेरेंट्स और नी। बाबूशान शरण मन में कह रही थी, आखिर फेट भी मेरे साथ है और उसने उसके लिए इसे चुना है। पता नहीं वो कैसा होगा। मैं आखिर उसे ज़्यादा जानती भी नहीं। आखिर वो मुझे मिला भी तो था उसी रात। बाबूशान शरण खुद को इन ख्यालों से बाहर निकालकर उन्हें बो कर वहाँ से चली जाती है। लेकिन नीक के ठीक होने के कुछ समय बाद ही उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई और अपने छोटे भाई की जिम्मेदारी नी मैंगजू पर आ गई। इस वजह से नी मैंगजू ने बहुत कम उम्र में शाबाई से शादी कर ली, या फिर उसे किसी की ज़रूरत थी अपने भाई को संभालने की, क्योंकि नी अभी 7 या 8 साल का था। और इन दोनों ने बचपन से लेकर अब तक नी को अपने बेटे जैसा बड़ा किया। शाओ, जो बचपन से, जब से नी 7-8 साल का था, तब से नी के साथ, नी की माँ बनकर हर मुसीबत में उसकी हर छोटी बड़ी ज़रूरतें एक माँ बनकर उसने पूरी की, ना कि भाभी बनकर। को मदर की कमी महसूस हो, इसलिए उसने अपने बच्चे नहीं होने दिए। और नी जब तक 16 साल का हुआ तब उन्हें लिटिल विंग मिला था अपने बेटे के रूप में। यह फ्लैशबैक ख़त्म होता है और हमें प्रेजेंट में दिखाते हैं, जहाँ नी मैंगजू अपने ब्रदर के पास बैठा था और वो नी से कहता है, नी, मैंने हर वो कोशिश की कि तुम उससे दूर रहो, तुम उसमें ना इन्वॉल्व हो, हर उस बात को छुपाया जो उससे जुड़ी थी। इन पिछले सालों में तुम्हें उसकी कोई भी बात ना पता चले, इसकी वजह से मैंने हर कोशिश की। लेकिन आज इस वार के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? ना मैं उस वार में इन्वॉल्व हुआ था और ना तुम्हें इन्वॉल्व होने दिया था, क्योंकि मैं जानता था इसका अंजाम क्या होगा। उस वार में हर क्लैन ने अपने अपनों को खोया है
और हर क्लान में हर एक व्यक्ति जख्मी हुआ है। नी, आखिर तुम वहाँ कैसे गए? ये सोचते हुए जब नी मैंगजू ने नीचे देखा तो उसे वहाँ बटरफ्लाई मैसेज दिखा और वो समझ गया कि उसके भाई को आखिर इस वार के बारे में कैसे पता चला, नेयर नाइट सिटी के बारे में कैसे पता चला। यहाँ नाइटलेट सिटी में वांगजी आयुआन को देखकर इतने शौक में था कि उसे लग रहा था वो कोई ड्रीम देख रहा है, क्योंकि वॉर होकर 3 दिन बीत चुके थे। इसका मतलब ये बच्चा 3 दिनों से इस ब्यूरल ग्राउंड में अकेला था। एक 3 साल का बच्चा इस जगह 3 रात 3 दिनों तक अकेले कैसे रहा होगा। वांगजी का दिमाग और थॉट पढ़कर वो सोल अपने पैरों को जोर से पटकती है और कहती है, ओह, तुम इतने धीरे क्यों हो हर बात को समझने और महसूस करने में? क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये उस स्पेल की वजह से यहाँ 3 दिनों तक सेफ है? तुम अपने आप को, अपने प्यार को भी नहीं समझ पाए और आप उसे वापस आने को भी कह रहे हो। और इस मासूम को देखने के बाद तुम्हें नहीं लगता उसे हीलर्स की ज़रूरत है? इसे घूरना बंद करो और हीलर्स के पास ले जाकर इसका इलाज करो। इसे यहाँ से बाहर ले जाओ, समझे? वो जोर जोर से चिल्लाती है। सुना तुमने मैंने क्या कहा? सुनो, उठो। लेकिन उसकी आवाज़ तो क्या, उसकी प्रेजेंस भी वांगजी को नहीं होती, क्योंकि उसके अराउंड उस सर्कल की वजह से जो बाओशन शेरर ने उसके अराउंड लगाई थी। और आयुआन बेहोश में ही फिर से कहता है, मदर, फादर, डोंट लीव मी प्लीज़। ये सुनकर वांगजी जल्दी से उसे अपनी बाहों में उठाता है और अपनी गार्ड पर लेकर गुसू के लिए निकलता है। पीछे से वो सोल कहती है, ओए क्रेजी कल्टीवेटर, मेरे लिए तो रुको, मुझे भी आना है तुम्हारे साथ। मुझे तुम पे यकीन नहीं है कि तुम इसका इलाज करोगे या कुछ और करोगे। रुको, सुनो, कितना मतलबी कल्टीवेटर है ना ये। ओ क्रेजी कल्टीवेटर, स्टॉप, मुझे भी आने दो। रुको कोल्ड हार्टेड कल्टीवेटर्स। ये कहते हुए वो सोल भी वांगजी के पीछे पीछे जिंगसी पहुंच जाती है, जहां वांगजी आवियन को बेड पर रखकर अपने ब्रदर को वहां आने का बटरफ्लाई मैसेज देता है। जो डिसिपल्स जिंगसी के बाहर पहरा दे रहा था उसे जल्दी से हीलर्स को लाने के लिए कहता है और छोटे बच्चे के क्लॉथ लाने को कहता है। वो डिसिपल क्लॉथ लाकर देता है और हीलर्स को बुलाने जाता है। और तभी जिंगसी के अंदर सिचान आता है और सिचान आते ही वांगजी को कहता है, वांगजी, आखिर तुम 3 दिनों से कहाँ थे? हमने तुम्हें हर जगह ढूंढा लेकिन तुम कहीं नहीं मिले। बताओ आखिर तुम कहाँ गए थे? पिछले 3 दिनों से तुम कहाँ थे? लेकिन जब सिचन की नज़र वांगजी के बेड पर जाती है तो उसकी आंखें 4 गुना बड़ी हो जाती है। इसके अगले ही पल वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। और हाँ, सॉरी आपको वेट कराने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।